हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो और वो ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। कब? तो 1931 में। ठीक है, याद रहेगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते चलिएगा दोस्तों, ऐसा ही दम हूबहू प्रश्न आ रहे हैं एनटीपीसी में। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है। अरविंदो घोष ये भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? तो ये सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 1907 में 100 से सूरत। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस। याद रहेगा दोस्तों कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज का मांग कब रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। उस टाइम पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और उस टाइम पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये लाहौर में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। ठीक ना, जो पूर्ण स्वराज की मांग बोला है ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है। आप लोग देख कर जाइएगा। और हूबहू ऐसा ही प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना, तो ये आपको प्राचीन भारत से मध्य भारत तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आधुनिक भारत में भी। अगला नंबर प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1916 में लखनऊ समझौता होता है किसके बीच? तो ये मुस्लिम लीग और आपका मुस्लिम लीग और नरमपंथियों और गर्मपंथियों, उग्रवादी और उदारवादियों के बीच होता है और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक ना, याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। उस टाइम कौन रहता है अध्यक्ष? तो अंबिका चरण मजूमदार। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अगला नंबर प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1923 में। अभी आप लोग को हमने बताया कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 में।
इसकी ये स्थापना गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। और इसके साथ और कौन थे दोस्तों? तो ये CR दास यानी चित्तरंजन दास थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे जिसने अल हिलाल के जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के रूप में जाना जाता है? देशबंधु और एक दीनबंधु है दोस्तों। तो देशबंधु किसको बोला जाता है? ये उपनाम है, तो ये चित्तरंजन दास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला नंबर प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। 1928 में जब साइमन कमीशन के जब भारत आया था। कब भारत आया था? इसका गठन 27 में हुआ था दोस्तों। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 27 में। ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में। कब आया था? 1928 में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो लाहौर में जाकर इनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। ये साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे ये सभी ब्रिटिश थे। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इसी के विरुद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी पाकिस्तान में। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, में प्रकाशित किया गया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है ये किसने लिखा था? तो ये आपके लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। कब लिखे थे ये भी पूछ देता है। 1867 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लिखा। अगला नंबर प्रश्न है कि कामागाटा मारू घटना डैश से संबंधित थी। कामागाटा मारू दोस्तों ये क्या है? ये जापानी जहाज है। कामागाटा मारू क्या है? ये जापानी जहाज है। इसको ले जाया जा रहा था। इसमें 350 प्लस जो लोग थे भारतीय थे, इनको इस जहाज को कनाडा ले जा रहा था। कनाडा ये जहाज दोस्तों ये कनाडा जा रहा था, लेकिन इसको कनाडा देश के अंदर जाने से रोक दिया गया। वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के प्रशासन है वो रोक दिया था। ये जो कामागाटू मारू जहाज है ये अंदर नहीं आएगा कनाडा के अंदर, इसको रोका गया था। ये कब दोस्तों? तो ये भी 1915 या 16 का बात है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये घटना है दोस्तों। ठीक है, उसी टाइम जब फर्स्ट स्वतंत्रता ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी टाइम का ये घटना है। अगला नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, कहाँ किया था? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर में। कब किया था दोस्तों? तो 1943 में। 1943 में इन्होंने इसका गठन किया। कहाँ पर? तो सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आपका ये आपका हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा कभी भी, तो ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक ना? और सबसे पहले एक और बात याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज जो है, आज़ाद हिंद फौज जो है ये रास बिहारी बोस 1942 में इसका गठन करते हैं। ठीक है, स्थापना करते हैं या गठन करते हैं किसने? आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने करा? आज़ाद हिंद सरकार का। तो ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस। ये 1942 में आज़ाद हिंद फौज की गठन ये रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में ये सुभाष चंद्र बोस। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। इन्होंने जो कि भारतीय ध्वज का जो डिजाइन है, भारत को जो तिरंगा झंडा है वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला नंबर प्रश्न है
कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, यानी BHU की स्थापना कब हुआ? तो ये 1916 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है कि किसने, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो ये हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार का कहेगा तो ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस करते हैं। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।